करंट सिचुएशन में इंडिया कहाँ पर खड़ा है आपके हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के? देखो, इंडिया इस मोमेंट पे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से एक चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. इंडिया हैज़ अंडरस्टूड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कि वर्ल्ड में सब स्वार्थी लोग हैं. अपने स्वार्थ के लिए वो आपका प्रयोग करेंगे, जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं होगा आपको प्रयोग नहीं करेंगे. और इस काइंड ऑफ वर्ल्ड में मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के बाद हमें ये चीज़ अब समझ आ चुकी है कि हमें आत्मनिर्भर बन के अपने आप को ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. हमें किसी का सहारा बनने की ज़रूरत नहीं है और ना सहारा लेने की ज़रूरत है, किसी का भी. तो वी आर स्टैंडिंग टुडे एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री which favors peace everywhere, but it wants to focus on its own development rather than getting associated with somebody today. इंडिया का रिलायबल पार्टनर कौन है? इंडिया के रिलायबल पार्टनर्स इस समय सब वो लोग हैं जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्टेड है. जैसे आज की डेट में आप इसराइल कह लो, रशिया कह लो, कोई भी कंट्री कह लो, फॉर दैट मैटर ईरान कह लो, कोई भी कंट्री आप कह लो, पर जो जेन्युइनली इंडिया के वेलफेयर में इंटरेस्टेड है, जिसमें उनको ये लगता है कि देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ईच. कोई भी यहाँ पर खैरात नहीं बांट रहा है कि भाई ये जी हमारे को इस देश को जो है खैरात बांटनी है. नहीं, अपना भी बेनिफिट देखते हैं, हमारा भी देखते हैं, म्यूचुअल है. लेकिन कई लोग होते हैं जो सिर्फ आपके बेनिफिट में अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फिर आपको अंडरकट करते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज आर इन दिस कैटेगरी. ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब वो हैं. तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि बस हमें ठीक है इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना, पर इनके भरोसे अब नहीं बैठना. विल मैनेज आवर गेम ऑन आवर ओन. बट एक बात बताओ, जैसे ये सुनने को तो अच्छा लगता है, बट जब हम नंबर्स देखते हैं, अब अमेरिका का डिफेंस बजट देखो, लोग यूजुअली इसी तरह ही कंपेयर करते हैं. अब लोग कह रहे थे कि देखो हम वर्ल्ड इकोनॉमी तो हमारी बढ़ रही है, पर आप जीडीपी देख लो, वो तो नहीं बढ़ रही देश की. तो जब हम कहते हैं कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, ये नंबर्स कैसे, मतलब कमिंग फ्यूचर में भी ये चीज़ें आपस में कैसे मेल खाएंगी? यार देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो पहली बार स्लो होती है. अगर आप ये उम्मीद लेके बैठे हो कि ओवरनाइट नंबर्स का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और हम 2 साल के अंदर अंदर जीडीपी डबल कर लेंगे, डिफेंस बजट डबल कर लेंगे, वो नहीं होगा. मैंने आपको दूसरी बात ये भी बताई कि इंडिया में एक बहुत बड़ी वेस्टेड इंटरेस्ट की लॉबी है जो इंडिया को ग्रो करने नहीं देना चाहती. ये वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबी जो इंडिया का डीप स्टेट है, ये वेस्टर्न इंस्पायर्ड है. सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इस वेस्टर्न इंस्पायर्ड, वेस्टर्न क्रिएटेड डीप स्टेट को तोड़ना है, जो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि 80-90% ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर टूट चुका है. पर ब्यूरोक्रेटिक लेवल के बाद अब इसको सोसाइटी के लेवल पर भी निकालना है, क्योंकि ये देश का कैंसर है. और ये जब तक कैंसर खत्म नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता. तब तक ये प्रोग्रेस स्लो रहेगी. आप इस प्रोग्रेस को फास्टर तब देखोगे जब ये कैंसर हटेगा पूरा. बंदे की रिकवरी तभी होती है जब कीमोथेरेपी हो जाती है. तो अभी वो चल रही है, उसमें टाइम लगेगा. ये चीज को समझने की आवश्यकता है आपको. डू यू थिंक बांग्लादेश में जो हुआ, बिकॉज इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ उसमें अमेरिका का हाथ था? बिल्कुल था. वो तो बांग्लादेश के शेख हसीना ने खुद ऑफिशियली बोला है उसको कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिम चेंज. फंड किया था अमेरिका? बिल्कुल फंड किया था. आउटराइट फंडिंग की थी. स्ट्रीट प्रोटेस्ट टिपिकल मॉडल है कलर रेवोल्यूशन का. सो जो यूरोप में कलर रेवोल्यूशन होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं, मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस. तो आपको नहीं लगता इंडिया के लिए ये चीजें खतरा बनती जा रही? भाई इंडिया के लिए ये खतरा तब है जब इंडिया के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं. आप देखो कि यहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले क्या नैरेटिव चलाया गया, संविधान खतरे में. यार 2014 से लेके 2024 तक एक सरकार फुल ब्रूट मेजॉरिटी के साथ बैठी है. उसने तब संविधान में कुछ नहीं किया. आप उसके बाद कह रहे हो कि नहीं अब ये आएंगे तो करेंगे. सर अब वो आएंगे तो करेंगे नहीं सर, आप कभी नहीं आओगे इसलिए आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है. तो हमें ये चीज समझनी है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड सर, इट्स इनसाइड. द स्नेक्स दैट वी हैव इनसाइड आवर टेरिटरी टुडे. अच्छा, चाइना के साथ जो हमारा ये जो बकवास करता रहता है चाइना हर बार कि अरुणाचल प्रदेश का मैप दे देता है, कुछ भी करता रहता है अपने हिसाब से, तो हाउ डू यू थिंक कि गोइंग आगे चलकर इंडिया चाइना के साथ एक सही रिलेशनशिप बना सकता है, या मे बी आपको लगता है कि चाइना के साथ एक वॉर होने के चांसेस बन सकते हैं?
देखो, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बॉर्डर प्रॉब्लम को हमारे साथ सॉल्व करे। उसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि बाय कीपिंग दैट बॉर्डर प्रॉब्लम अलाइव, इट हैज़ समथिंग अलाइव इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। क्योंकि जिस दिन बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद सिर्फ ट्रेड डायमेंशन बचता है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा, पहली बात, कि बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो। चाइना हमेशा एक ऑब्जेक्टिव से ये चल रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप हमारे नौकर बन जाओ। चाइना इंडिया से ये चाहता है कि आप हमारे जूनियर पार्टनर बन जाओ। आप ये बात को बोल दो कि भाई वर्ल्ड में एक ही पोल है, विच इज़ चाइनीज़ पोल, और फ्यूचर में वही एक सोल सुपर पावर होगा, तो हम चाइना को सुपर पावर मानेंगे। वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर फंडामेंटल इशू इंडिया चाइना का एक पावर इक्वेशन का है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एंड दैट पावर इक्वेशन एक्सप्लेन्स व्हाई द बॉर्डर इशू इज नॉट सॉल्व्ड, एंड बॉर्डर इशू नॉट बीइंग सॉल्व्ड इज द रीजन व्हाई दीज काइंड ऑफ माइनर एक्टिविटीज कीप हैपनिंग। कि वो अरुणाचल में कर देगा, कभी लद्दाख में कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो ये चलता रहेगा। ये उस लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये चीज़ हमें समझनी। काउंटर कैसे होगा? ये काउंटर तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया इंडिपेंडेंटली चाइना के सामने खड़े होके ये नहीं बोलेगा कि बस यू आर व्हाट यू आर एंड आई एम व्हाट आई सर एम। बोलते तो है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। नहीं, part of- अरुणाचल, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, यू आर टारगेटिंग एट द थर्ड स्ट्रक्चर। इट्स द गेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर। द गेम ऑफ द World फर्स्ट power. स्ट्रक्चर इज पावर। कि व्हेन इंडिया बिकम्स दैट पावरफुल दैट इट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना एंड टेलिंग चाइना कि सी यू आर व्हाट यू आर एंड आई एम व्हाट आई एम, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। तब तक ये प्रॉब्लम, जैसे रशिया कर रहा है। जैसे रशिया कर रहा है। ओके ओके ओके। क्या कभी रशिया हमारे लिए चाइना के अगेंस्ट जाएगा? देखो, रशिया को चाइना के अगेंस्ट जाने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना टुडे। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। बट बिकॉज इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर खराब होता है इन देखो, फ्यूचर, इंडिया चाइना का रिलेशन फ्यूचर में खराब तब होगा जब पावर इक्वेशन का क्लैश होगा। हो गया, रशिया साथ देगा? क्यों नहीं देगा? चाइना का इधर, इंडिया का साथ देगा। वो क्यों नहीं देगा रशिया हमारा साथ? भाई, चाइना को छोड़ देगा? चाइना को छोड़ेगा नहीं, बट चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ओके। इट विल रिमेन विद इंडिया। सी, रशियंस आर ट्रस्टवर्दी पीपल। यू हैव टू ट्रस्ट देम। हर देश की साइकी अलग होती है। रशियंस जो हैं वो अमेरिकन की तरह वो उठाई गिरे भैया टाइप लोग नहीं है। जेब से 10 रुपए खींच लिए, पान खा ली, तंबाकू खा लिया, पीक फेंक दी, ये हरकतें अमेरिकन कर सकते हैं। रशियंस आर सोफिस्टिकेटेड डिसेंट पीपल। सोच समझ वाले लोग हैं यार। वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप समझो। लोग कहते हैं कि इंडिया अपना वोट एब्सटेन कर देता है जब भी बात आती है गाजा की। वहाँ पे इंडिया लोगों को देख नहीं रहा, सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। डू यू थिंक? ऐसा कोई एब्सटेन नहीं करता। इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। वी फोकस ऑन अ 2 स्टेट सोल्यूशन। वी हैव ऑलवेज सेड फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन। वी रिमेन स्टेडफास्ट फॉर दैट। ओके। तो हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जो है 2 स्टेट सोल्यूशन के अपोज जाके हम बोल रहे हैं कि भाई देयर विल बी ओनली 1 स्टेट, दैट इज द ज्यूइश स्टेट। इंडिया हैज बीन अ पार्टिसिपेंट इन द क्रिएशन ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन प्रॉब्लम। सो इंडिया रिमेन स्टेडफास्ट सपोर्टर ऑफ दैट। आज भी, इस मोमेंट तक, और आगे भी हमेशा रहेगा। ओके। आप ये क्यों कहते हो कि नेपाल आने वाले टाइम में खतरे में? भाई, नेपाल में जिस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप वहाँ पे समझो उस प्रोटेस्ट को। क्या हो रहा है? People are not happy with the existing government. Existing government has not lived up to the aspirations of the people. People today now have this nostalgic feeling कि the monarchy could be better. जिस मोनार्की के खिलाफ जाके उन्होंने मोनार्की को हटाया था, आज उसी मोनार्की के पीछे लोग जा रहे हैं वापस। क्योंकि उनको ये लगता है कि कम से कम मोनार्की के टाइम पे एक पैटर्नलिस्टिक फीलिंग तो थी सोसाइटी में। क्योंकि जब से ये डेमोक्रेटिक एजेंट्स आए हैं, इन्होंने तो सिर्फ अपनी पावर को ही फोकस किया है। किसी और के ऊपर तो उन्होंने फोकस किया ही नहीं कभी। तो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखो, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि आज नेपाल में इस बात पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि देयर इज़ अ नीड फॉर एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम। दिस इज़ अ स्ट्रेस टेस्ट ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। अगर वो डेमोक्रेसी फ्लरिश कर जाए आने वाले टाइम में, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। पर जिस हिसाब से नेपाल की डेमोक्रेसी है, वो फ्लरिश नहीं करने वाली, वो डिटीरियोरेट करेगी। तो नेपाल विल बिकम मोर केओटिक इन द फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पीपल्स एस्पिरेशंस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो इन फ्यूचर ये चीज़ इंडिया के लिए कैसे खतरा बन सकती है? भाई, इंडिया में तो देखो एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बफर सिस्टम है। हमारे यहाँ कोई प्रोटेस्ट करेगा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, चलो एक फ्लाईओवर बना दो, एक मेट्रो दे दो इस शहर में थोड़ी सी रोड बना दो। तो हम वो क्या है कि मिडिल क्लास को खुश रखते हैं थोड़ा थोड़ा, हम प्रॉब्लम को टाल रहे हैं फ्यूचर के लिए। पर यहाँ पर गेम उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पर चल रहा है माइंड वॉरफेयर का गेम। स्ट्रीट प्रोटेस्ट वाला गेम इंडिया में नहीं है। इंडिया में इस समय माइंड वॉरफेयर का गेम है कि आप लोगों के माइंड के साथ खेल के उनको माइंड पे रेडिकलाइज करो, मानसिक तौर से दुविधा पैदा करो, जिससे कि वो अपने स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाएं।
तो आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? देखो, सरकार के अगेंस्ट खड़े होना हो, लेकिन सरकार के खिलाफ एक नफरत पैदा करने वाला वर्ग तो आपके सामने है यहाँ पर, चल रहा है, जो चल रहा है Nexus रोज, बहुत जबरदस्त कर रहा है वो। सुबह से रात वो सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है कि देश में सरकार का कोई भी लेजिटिमेट डिसीजन हो उसको Against. दिखाए कि ये इलेजिटिमेट है, करेक्ट। कि इस सरकार के पास लेजिटिमेसी नहीं है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन वॉर। और यहाँ पर जितनी हमारा आज की डेट में ऑपोजिशन पार्टी प्लस उनका पालतू मीडिया है, वो यही काम करने में लगा है। सी, दे डोंट हैव एनी काउंटर विजन फॉर द कंट्री। आप एक चीज को समझो यार, आप चाहते हो कि मैं आपको इलेक्ट करूं, मैं आपको इलेक्ट क्यों करूं? आपके पास मेरे को लेके, मेरे वेलफेयर को लेके क्या विजन है? कोई विजन नहीं है आपके पास। मेरे को लेके सिर्फ ये है कि नहीं देख, तूने जिसको चुना है ना वो गलत है, बस मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको लात मार दूंगा। हर इलेक्शन में इनके साथ वही होता है। ओके ओके। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द नैरेटिव थ्रू विच दे विल कम टू पावर। यू नीड टू ऑफर कॉन्क्रीट स्टफ। टू ऑफर कॉन्क्रीट स्टफ यू हैव टू लिव विद इन द पीपल। ये जाके नोटंकी कर ली, कभी जो है कुली का वो डब्बा उठा लिया सिर पे, कभी जाके फोटो खिंचवा ली, बस राजनीति अगर आपको लगता है ऐसे होती है ना, तो आप काउंटर कर रहे हो और खेल रहे हो उनके साथ जो सुबह 5:30 बजे पार्क में खड़े होकर शाखा लगाते हैं। ठीक है ना, आप उनके बराबर कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप 5:30 बजे तो उस टाइम पे विस्की के नशे में सो रहे होते हो। आप तो 11 बजे उठते हो सो के, ठीक है। उसके बाद आपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, वो कांटे से और छुरी से यूं यूं काट के। तो आप क्या समझोगे यार आम आदमी की समस्या? आप रहो अपने उस डिल्यूजनल महल में जिसके लिए आप बने हो, ब्लू वाइट बॉयज।